हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस। जीरो आईएएस में आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर डीपीपी में जो हम लोग प्रीलिम्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जीएस के लिए, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी का शामिल करें। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आता है दोस्तों जीएस का, जिसमें आपको जीएस के क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना होता है और यूपीएससी किस तरह से आपको फंसाता है, किस तरह से वो हमें नॉलेज अप्लाई करना पड़ता है, किस तरह हमें लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है, ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ता है और यूपीएससी के भाषा को समझना पड़ता है, तभी आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स आसानी से निकाल पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए बच्चों को जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो है आज से यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे दोस्तों। वो 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर जीएस में, जो रेलिवेंट है, जो ज़रूरी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस हम लोग को यूपीएससी में सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये जीएस का मॉक टेस्ट है, इसमें जो ज़रूरी है आपको प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम होगा जिसमें जीएस बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन होता है दोस्तों, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। आप देखिएगा, आपको इतना मज़ा आएगा, आप इस तरह से डिस्कशन कहीं भी नहीं देखे होंगे। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और ये भी पता चलेगा किस तरह से यूपीएससी में हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, चाहे वो ईपीएफओ का एग्जाम हो या प्रीलिम्स का एग्जाम हो या यूपीएससी जो भी एग्जाम करवाता है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग यूपीएससी में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन 2011 में आए उसको डिस्कस करेंगे। टोटल 26 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका सेट नंबर ए है दोस्तों, जो 2011 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ऊपर में इंग्लिश और नीचे में हिंदी। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूनियन बजट 2011-12 ए फुल एग्जाम्पशन फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी वाज एक्सटेंडेड टू बायो बेस्ड असफाल्ट। बायो असफाल्ट बोलते हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। वो 2011 में बजट में हम लोग जो बायो असफाल्ट था दोस्तों, ठीक है, बायो बेस्ड, ठीक है, जैव मूल एस्फाल्ट पर सीमा शुल्क जो है उसको पूरी छूट दे दिया है। मतलब कोई चीज़ पे अगर हम छूट दे रहे हैं, इसका मतलब वो बढ़िया चीज़ होगा, पॉजिटिव चीज़ होगा ना, अच्छा चीज़ होगा, इसलिए सरकार किसी को छूट देता है। तो बोल रहा है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। ठीक है, बोल रहा है अनलाइक ट्रेडिशनल एस्फाल्ट बायो एस्फाल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल। मतलब ट्रेडिशनल एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जो है फॉसिल फ्यूल जो है जैविक जो होता है जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। फिर बोल रहा है बायो एस्फाल्ट जो होता है दोस्तों कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, उसको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से हम लोग बना सकते हैं। और बायो एस्फाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, इट इज़ इको फ्रेंडली टू यूज बायो एस्फाल्ट फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड्स। ठीक है, तो बायो एस्फाल्ट जैव अवशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। तीसरा कथन है। चौथा है बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना परिस्थिति के अनुकूल है। कौन सा कथन सही है हमें ये पता करना है। अब देखिए, सरकार किसी चीज़ को अगर कस्टम ड्यूटी जीरो कर रहा है, सीमा शुल्क जीरो कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा चीज़ होगा। अच्छा चीज़ को हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब जो भी उसका इंपॉर्टेंस होगा, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है तो वो भी अच्छा चीज़ होना चाहिए। अब पढ़िए, बोल रहा है इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो इको फ्रेंडली अच्छा चीज़ बता रहा है कि हाँ बढ़िया चीज़ होगा। और वैसे भी देखिए इसका नाम है बायो, बायो मतलब जैव। जो भी जैव चीज़ आधारित होगा दोस्तों, ठीक है, वो बढ़िया ही होगा, चाहे वो बायो डीजल हो या बायो फ्यूल हो या आपका कोई भी चीज़ हो जो जैव से रिलेटेड है ना, बायो फर्टिलाइज़र हो। फिर बोल रहा है बायो एस्फाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। बोल रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से इसको बना पा रहे हैं। अब बायो मैंने क्या होता है, जीवन, और ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जीवन। तो जो वेस्ट मटेरियल से ही बना रहे हैं, ये भी कहीं बढ़िया चीज़ बता रहा है। उसके बाद बोल रहा है बायो एस्फाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब देखो, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे जीवाश्म ईंधन है दोस्तों, उसमें क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, पोल्यूशन होता है उससे। अगर हम इसको नॉन रिन्यूएबल से बनाएंगे तो हमसे उससे पोल्यूशन क्रिएट होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पहलू को हाईलाइट कर रहा है कि बायो एस्फाल्ट जो है वो नेगेटिव चीज़ है। लेकिन नेगेटिव तो नहीं है, बायो एस्फाल्ट पॉजिटिव चीज़ है। तभी सरकार ने जो इसको प्रमोट किया सीमा शुल्क में। तो जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर जो है आधारित। तो जो दूसरा कथन है वो ये बोल रहा है कि नॉन रिन्यूएबल साधनों से, और नॉन रिन्यूएबल होता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इससे होता है पोल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और तीसरा है कि पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। अब देखिए, एक तरफ बोल रहा है कि यार कि ये फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड नहीं होता, और दूसरी तरफ बोल रहा है ये रिन्यूएबल एनर्जी इसको बना सकते हैं, है ना। तो फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड नहीं होता, फॉसिल फ्यूल भी जो होता है वही तो नॉन रिन्यूएबल होता है।
जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो फॉसिल फ्यूल है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फॉसिल फ्यूल पे आधारित नहीं होता, इसका मतलब वो नॉन रिन्यूएबल पे भी जो है आधारित नहीं होगा, तो हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं, है ना। और नॉट बेस्ड मतलब ये हम उसका पॉजिटिव पहलू को बता रहा है, बायोस्फाल्ट का, बात समझ में आ रहा है। तो ये भी पॉजिटिव पहलू बता रहा है। अब कोई भी बढ़िया चीज़ होगा दोस्तों, पॉजिटिव चीज़ है तो उसका पॉजिटिव ही तो सही होगा ना, उसका पॉजिटिव पहलू ही सही होगा। दूसरी को सरकार प्रमोट कर रहा है तो इसका दूसरा कथन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आपने बायोस्फाल्ट के बारे में कहीं पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, फिर भी लॉजिक और ट्रिक्स अप्लाई करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कोई भी, याद रखो, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ आज, कि कोई भी चीज़ अगर बढ़िया होता है तो सरकार उसको बढ़िया चीज़ को ही प्रमोट करता है, फालतू चीज़ को प्रमोट नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, तो दूसरा गलत होगा हमारा, तो आंसर होगा 1, 3 और 4, ठीक है। इसका जो अच्छा कथन होगा दूसरा गलत होगा हमारा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल इसको हम लोग नहीं बनाएंगे। किससे बनाएंगे? रिन्यूएबल से, क्योंकि फॉसिल फ्यूल पे नहीं बनाते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या है? नॉन रिन्यूएबल, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा, दूसरा गलत होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, ठीक है। दूसरा मेरा गलत है, बाकी सही है, ठीक है, सही है, समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, याद रखिएगा। पहला ट्रिक आपको मैंने बता दिया कि कोई भी चीज़ भी अच्छा अगर है तो उसका अच्छा पहलू ही सही होता है। जैसे अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में, तो कहीं लिखा होगा स्टेटमेंट कि गांधी जी जो है के कारण देश का बंटवारा हुआ। गांधी जी भले आदमी थे तो भाई उनके कारण बंटवारा नहीं होगा, ये गलत होगा। लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन में एक मतलब उसके कारण हुआ, तो मुस्लिम लीग था, हम लोग उसको नेगेटिव सेंस में देखते हैं, नेगेटिव में। तो मुस्लिम लीग का जो कथन होगा कि उसके कारण विभाजन हुआ, एकदम सही बात है, बात समझ में आया। सरदार पटेल के बारे में स्टेटमेंट है कि सरदार पटेल ने भारत को एकजुट में कर दिया, ठीक है। दोस्तों अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा साउंड में हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, सरदार पटेल से रिलेटेड क्वेश्चन, सरदार पटेल ने भारत को एकजुट कर दिया, तो एकदम सही बात है। सरदार पटेल अच्छे आदमी थे तो उनका अच्छा ही चीज़ होगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। पॉजिटिव चीज़ का पॉजिटिव पहलू ही सब अच्छा होता है और उसी को सरकार सपोर्ट करती है, बात समझ में आया। तो ये एक ट्रिक आप कहीं कॉपी में लिख लो कि कोई भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव सेंस में है, सरकार प्रमोट कर रही है, तो उसका पॉजिटिव पहलू को ही हम ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार जो है टिक मारेंगे आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए, और कोई चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा, मतलब एक चीज़ अगर बोल रहा है कि हम लोग इस चीज़ को बढ़ाएंगे और दूसरा स्टेटमेंट है इसको घटा रहा है, तो उसको नहीं हो सकता दोनों साथ में। जिस तरह से ये बोल रहा है, पहला देखिए बोला फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं है, और तीसरा बोल रहा है यार हम इसको बना सकते हैं नॉन रिन्यूएबल से। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल या नवीकरणीय, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो एक बोल रहा है यार आधारित नहीं होता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पे, और दूसरा बोल रहा है उसे बना सकते हैं। भाई तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है ना। और सरकार प्रमोट कर रहा है भैया कि जीवाश्म ईंधन को हम लोग धीरे धीरे यूज कम करना है, तो ये सही है कि नहीं होगा आधारित, तो इसका मतलब ये हमारा दूसरा गलत हो गया, क्योंकि पहला सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है कि नहीं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका बी, बात समझ में आया। चलिए, तो धीरे धीरे करके अभी हम लोग पूरा जो है पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो भी मैं आपको, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब आपको ट्रांसफर कर दूंगा। बस आप इस चैनल पे बने रहें और देखते रहें डेली बेसिस पे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एमिशंस फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट। बोल रहा है जब हम लोग कोयला को जलाते हैं तो क्या क्या इनमें से निकलता है दोस्तों। देखिए, कोयला किस चीज़ से बनता है बताइए? कोयला बनता है कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। वो किस चीज़ से बनेगा? जब प्लांट और एनिमल वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं बहुत लंबे समय से, फिर उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है करोड़ों लाखों साल में किसमें? जीवाश्म ईंधन में। अब देखिए वो किससे बन रहा है? प्लांट और एनिमल से। प्लांट एनिमल में कार्बन रहता है कि नहीं? एकदम रहता है। उसमें नाइट्रोजन रहता है कि नहीं? रहता है। उसमें सल्फर रहता है कि नहीं? रहता है। और भी बहुत सारा चीज़ रहता है। तो जब कोयला जो है जिस चीज़ से बना है उसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इसका मतलब कोयला में भी कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आ गया होगा, ऑटोमेटिक बात है। अभी जब इसको जलाओगे, मतलब ऑक्सीजन में जलाते हैं हम किसी चीज़ को, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देगा? CO2, नाइट्रोजन क्या बना देगा? NO2, और सल्फर क्या बना देगा? SO2। तो तीनों चीज़ हमको निकलेगा दोस्तों, बात समझ में आया। तो किस तरह से लॉजिक अप्लाई करके आप लोग बना सकते हो जो चीज़ भैया, अगर हम बोलें कि जैसे कि बिस्किट है, हम बोले कि बिस्किट को हम जब चूरेंगे तो क्या बनेगा? भैया बिस्किट किस चीज़ से बना है? आटा से। तो उसको चूरोगे तो आटा का ही तो कण उसमें मौजूद होगा, बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह कोयला को जलाएंगे तो कोयला के इसमें जिस चीज़ से बना है भाई वही तो उसमें मौजूद रहेगा। तो कोयला किससे बना है? कार्बन में होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, तो उसको जलाओगे तो CO2, NO2 और SO2 निकलेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, बात समझ में आ रहा है। सिंपल सा फंडा है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो नॉलेज तो अप्लाई आपको करना ही है, ज्ञान अप्लाई करना है, लेकिन आपको लॉजिक भी अप्लाई करना है, आपको ट्रिक्स भी अप्लाई करना है। और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको उसके लिए दमदमा के खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Satellite used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit. A satellite is said to be in such an orbit when बोल रहा है कि दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को एक भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। तो इसको आपको नॉलेज का यूज भी करना है। तो दूरसंचार प्रसारण के लिए कैसा उपग्रह यूज करते हैं, तो भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है इस उपग्रह को। तो बोल रहा है एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भू तुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, या कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो वही है कि सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कब बोलेंगे, जब ऑर्बिट वो जियो सिंक्रोनस होगा, जब ऑर्बिट सर्कुलर होगा, जब ऑर्बिट पृथ्वी के जो इक्वेटर है उसके ऊपर प्लेन में लाई करेगा, ठीक है, और वो पृथ्वी से 22,236 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप इसको बना सकते हो। कैसे, देखिए सबसे पहले ये देखो, बोल रहा है इक्वेटर के प्लेन में है, ठीक है, मतलब अर्थ मेरा ये है, ठीक है, ये मेरा अर्थ है, ठीक है, तो गोला बना देता हूँ अर्थ, ये मेरा अर्थ है दोस्तों, इसका इक्वेटर ये है। तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला प्लेन में ये रखा होता है, एक कथन ये है, ठीक है, मतलब इक्वेटर जो है उसी को प्लेन में रखते हुए और दूर से उसमें रख दिया है, लेकिन उसी प्लेन में है। दूसरा, अगर कोई चीज़ इक्वेटर में दोस्तों रखा हुआ है प्लेन में, इसका मतलब वो सर्कल होगा, क्योंकि इक्वेटर देखो यहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल होगा, तो उसी के अगर प्लेन में है तो वो भी क्या होगा, सर्कल होगा। मतलब ये हमारा क्या है दोस्तों, सही, ठीक है। और इक्वेटर के प्लेन में है तो दूसरा और तीसरा साथ साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ दूसरा तीसरा साथ में है, आपका ए में है और डी में है, ठीक है। तो हमारा ये और ये कथन गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब 1 ऑटोमेटिकली सही हो गया, दोनों में है, ठीक है। अब हमको चौथा को देखना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता है किसी चीज़ में, क्वेश्चन में, कि डेटा सही है, नंबर सही है, किसी चीज़ में दिया है, तो आपको उसको सही मारिए। अगर आपको नहीं पता है ना, तो यूपीएससी 90% चांसेस है कि वो डेटा आपको गलत देगा, ठीक है। यहाँ भी उसने वही काम किया है। ऑर्बिट जो होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, वो 22 से 236 किलोमीटर पर नहीं होता, ये होता है आपका दोस्तों 35,000 किलोमीटर की हाइट पर होता है, ठीक है। पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर जब ऊपर जाओगे आप इक्वेटर में ही प्लेन में, तो आपको एक सर्कुलर ऑर्बिट मिलेगा, उसी ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। और वो ऑर्बिट का फीचर ये है कि वहाँ पे जो भी आप सैटेलाइट रखोगे वो कभी भी आप देखो, 8 बजे देखो, 9 बजे देखो, 10 बजे देखो, कहीं भी देखो। जैसे मान लो कोई ऑर्बिट, ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये आपका पृथ्वी है, यहाँ पे अगर कोई सैटेलाइट है तो हम इसको 8 बजे भी देखेंगे ना पृथ्वी से, तो यहीं पे दिखेगा, 9 बजे भी देखेंगे यहीं पे दिखेगा, 10 बजे भी देखेंगे यहीं पे दिखेगा। मतलब दिन में आप कहीं भी देखो सैटेलाइट आपको फिक्स पोजीशन पे ही हमेशा दिखेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो मैंने अर्थ, स्टेशनरी मैंने फिक्स, जो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा जो दोस्तों गलत है, चौथा जैसे ही गलत हो गया, हमारा आंसर क्या निकल गया, ए। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग यूपीएससी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब याद रख लोगे कि जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट होता है वो किस में होता है, जियो स्टेशनरी में। दूसरा ऑर्बिट होता है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, वो भी उसका भी सेम फीचर है, ठीक है, जो यहाँ लिखा है ना जियो सिंक्रोनस। तो जियो सिंक्रोनस का भी फीचर सेम है लगभग, लेकिन ये होता है कि अगर अब उसको 8 बजे कोई सैटेलाइट यहाँ दिख रहा है जियो सिंक्रोनस में, तो हर समय 8 बजे भी यहीं पे दिखेगा। अगर 9 बजे यहाँ पे नहीं दिखेगा, 9 बजे कहीं पे चेंज हो जाएगा, तो 9 बजे हर समय यहीं पे दिखेगा। आज देखो, कल देखो, परसों देखो। 10 बजे अगर यहाँ पे सैटेलाइट है तो आज, कल, परसों, नरसों, खरसों जब भी देखना है तो आपको यहीं पे दिखेगा। लेकिन जियो स्टेशनरी में क्या होता है, दिन के कोई भी टाइम में देखो सैटेलाइट हमेशा फिक्स पोजीशन पे दिखेगा आपको। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। तो 3 का आंसर होगा ए, ठीक है। अब देखते हैं चौथा। बोल रहा है इंडिया हैज एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट। और हाल ही के वर्षों में भारत में खाद्य चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन, महंगाई दिखाई दी। बोला व्हाट कुड बी द रीजन, क्या इसका कारण हो सकता है। बोला ड्यू टू ए ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज स्टेडीली डिक्रीज इन द लास्ट 5 years बाय अबाउट 30%। अब देखिए कितना सारा डेटा है। बोल रहा है हम लोग जो है कॉमर्शियल क्रॉप की तरफ, वाणिज्यिक फसलों की तरफ मूव किए, जिसके कारण क्या है कि फूड ग्रेन का जो एरिया है वो घट गया। और कितना घटा है, बोला पिछले 5 साल में दोस्तों 30% घट गया। 2 डाटा दिया है, मैंने क्या बोला, डेटा अगर आपको पता है तो सही है, नहीं तो भैया आप उसको गलत मारो, तो आप इसको काट दो। और वैसे भी देखो क्या कॉमर्शियल क्रॉप क्या होता है, वाणिज्यिक फसल क्या होता है दोस्तों, जैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल जिसको हम लोग वाणिज्य करते हैं, खाने के लिए नहीं होता है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, ये सब क्या है, वाणिज्यिक फसल। तो अब ये बताइए क्या इनका एरिया बहुत बढ़ गया है और गेहूँ, चावल, धान, ये सब का एरिया बढ़ गया, घट गया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं भैया,
कोई, अब मैंने आपको बताया था कि अभी इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कि खाद्य स्फीति होता है तो उसका 2 कारण हो सकता है। एक होता है मांग, मतलब डिमांड, ठीक है। दूसरा होता है सप्लाई, मतलब आपूर्ति। कोई भी चीज़ का महंगाई इसलिए बढ़ता है क्योंकि या तो उसका लोगों ने मांग ज़्यादा कर दिया हो या सप्लाई उसका कम हो गया। जैसे टमाटर है, टमाटर आप देखोगे कि गर्मी के दिन में बहुत सस्ता आपको मिलता है ना। ठंडा के दिन में कुछ कुछ सब्ज़ी बहुत सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने डिमांड कम कर दिया। अब ठंडा में जो फल होता है दोस्तों, अगर देखोगे संतरा वंतरा, वो बहुत आपको कम मिलेगा। लेकिन आप गर्मी में देखो संतरा वंतरा रेट जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि गर्मी में लोग जूस वूस पीते हैं तो उसका मांग बढ़ जाता है और आपूर्ति कम इसलिए हो जाता है क्योंकि गर्मी में वो सब फसल जो है उतना नहीं होता है ना। तो आपूर्ति घट गया और मांग बढ़ गया तो उस चीज़ का मांग बढ़ जाएगा। जैसे आईफोन है, आईफोन का मांग क्यों, पैसा इतना क्यों लगता है ख़रीदने में? क्योंकि उसका मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई बहुत कम होता है। आईफोन का जो सीरीज आता है, आईफोन 12, 13, 14, 15, 16, वो धीरे धीरे आता है, 1 साल में 2 साल में। लेकिन वही आप देखो कि माइक्रो इसका फ़ोन देख लो, जियोमी, रेडमी, वो हर 6 महीना 3 महीना में आता है। तो उसका लोग मांग जो करते तो हैं, लेकिन आपूर्ति उसका बढ़ रहा है। तो किसी चीज़ की जब आपूर्ति बढ़ेगा, मांग जो है कम होगा, तो उससे हमारा महंगाई कम होगा, और मांग बढ़ेगा, आपूर्ति कम होगा, तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। सिंपल फंडा है। तो बोल रहा है कि तो ये वैसे भी डेटा है तो ये गलत होगा। बोल रहा है दूसरा कथन देखिए, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम बढ़ने के कारण कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल हैव अंडरगोन ए चेंज। सही बात है, लोग का इनकम बढ़ रहा है तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करें, अच्छा चीज़ कंज्यूम करें। जैसे अंडा का, तो अंडा का महंगाई बढ़ गया, चिकन का बढ़ गया, दूध पी रहे हैं तो दूध का महंगाई बढ़ गया, है ना। तो पैसा का मैंने वही तो बता रहा हूँ आपको, मांग जब पैसा लोग कमाने लगेंगे तो लोग मांग ज़्यादा करेंगे तो महंगाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, पहले इसको कोई नहीं खाता था, लेकिन अब इसको सुपर फूड बोलते हैं। तो आप देखोगे ज्वार, बाजरा, रागी का लोग डिमांड ज़्यादा करने लगे, इनकम जैसे जैसे बढ़ने लगा तो सब लोग सुपर फूड की तरफ भाग रहे हैं ना। तो उसका डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, तो हम लोग का महंगाई बढ़ रहा है। सिंपल सा फंडा है। तो इसका जो ये सही होगा। तीसरा है द फूड सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। तो जिस तरह से फूड सप्लाई होता है, आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं दोस्तों, ठीक है। तो सही बात है, अगर सप्लाई अगर कम होगा किसी चीज़ का तो उसका महंगाई बढ़ेगा। तो वही हाल तो हो रहा है। तो हमने बताया था ना, किसी चीज़ का जो महंगाई होता है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक है डिमांड और सप्लाई। किसी चीज़ का मान लीजिए सप्लाई ही ख़राब हो, जिस रोड से टमाटर आ रहा है वो रोड ही ख़राब है, टमाटर सड़ जाएगा, गल जाएगा। उसके बाद जिस गाड़ी में आ रहा है उसमें रेफ्रिजरेटर नहीं है, टमाटर ख़राब हो जाएगा, तो सप्लाई कम हो गया। तो सप्लाई जो मेरा ख़राब होने के कारण जो है महंगाई बढ़ गया, ठीक है। तो यही 2 कारण था कि महंगाई बढ़ने का। एक होता है डिमांड सप्लाई, जिसमें डिमांड, और दूसरा सप्लाई। डिमांड में पैसा लोग ज़्यादा कमाते हैं तो डिमांड ज़्यादा करते हैं, और सप्लाई में सप्लाई ही किसी चीज़ का अगर ख़राब हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों? 2 और 3। इस तरह से यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है? नहीं ना, बहुत आसान है ना। बस आपको दिमाग लगाना है, नॉलेज आप लगाना है, ट्रिक्स लगाना है, और धीरे धीरे करके मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, आपका आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स और डीएनए सीक्वेंस ऑन ए क्रोमोजोम। हाउ डज दिस नॉलेज अफेक्ट अस। बोल रहा है हाल ही में साइंटिस्ट ने डीएनए का पोजीशन जो है जान गए, तो इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। देखिए पढ़िए, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास तथा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो पहला है, उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़िए, इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ ए लाइव स्टॉक। अब पेडिग्री का किसी को मतलब अगर नहीं पता था, मैं क्यों हिंदी भी पढ़ता हूँ कि हिंदी पढ़ेंगे तो आपको वंशावली पता चल गया कि अच्छा यार पेडिग्री का मतलब वंशावली होता है। और वंश जो दोस्तों डिसाइड होता है वो किससे पता चलता है? जीन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी वंश में, है ना। अगर हम लोग को कुछ गुण मिला है अपने पेरेंट्स से तो किस लिए मिला है? जीन से मिला है ना। किसी का आँख जो होता है उसकी माँ से मिलता है, या जो हाथ होता है, हाथ की लंबाई, उंगली की लंबाई अपने माँ बाप से मिलता है। तो वो कैसे पता चलता है? जीन से। तो जीन अगर आप किसी चीज़ का पढ़ोगे तो आप लोग बता दोगे ना यार कि पशु का वंशावली क्या होगा, क्या हो सकता है, ऐसा बता दोगे। सिंपल सा फंडा है। तो ये होगा मेरा। दूसरा क्या है? इसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। दोस्तों ये बताइए कि यहाँ लिखा है सभी मानव रोग, ये क्या बताइए कि जितने भी डिजीज होता है, ह्यूमन डिजीज, सभी जीन से रिलेटेड है क्या? नहीं। आपको मलेरिया किसी को अगर होता है तो क्या मलेरिया जीन को प्रभावित करता है क्या? नहीं। एड्स करता है क्या? एड्स जो होता है थोड़ा मोड़ा आपको हो सकता है जीन वीन को प्रभावित करता होगा। तो जो बीमारी आपके जीन से रिलेटेड है दोस्तों, वही उसी से कौन आप जान पाओगे कि स्टडी कर पाओगे, अध्ययन। जो जीन से रिलेटेड है ही नहीं, आप इससे कहीं किसी को फुंसी हो गया, फुंसी जीन को चेंज करेगा? नहीं करेगा। सिंपल बात है। किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो हो सकता है हेयर फॉल होगा तो जेनेटिक
एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो सभी मानव रोग को हम नहीं जान पाएंगे। किसी को खांसी हो गया भैया, तो खांसी जान पाओगे? जिन से हुआ है नहीं होगा ना। किसी को सर्दी वर्दी हुआ तो ये जिन से रिलेटेड हो सकता है क्या? नहीं। सिंपल सा फंडा है, सोचिए आप उसको। तो दूसरा जो है मेरा गलत होगा। दूसरा गलत हो गया तो ये कथन गया, ये कथन गया, ये कथन गया, डायरेक्ट आंसर मिल गया मेरा। सिंपल सा फंडा है। कौन सा करेक्ट है ये पूछा, आपको गोला भी कर लेना करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा था। फिर बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स। बोल रहा है इससे हम लोग जो है रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है। सही बात है। अगर मान लो हमें पता चले भैया कि पशु को जो है ये पशु का कोई ये जी बीमारी से दिक्कत है और ये बीमारी उसको अगर जीन को प्रभावित करता है, तो अगर हम पशु का जीन जो है चेंज कर देंगे तो हम लोग बना सकते हैं ना, ऐसा पशु बना सकते हैं जो रोग को भी जो है सहन कर पाएगा, है ना। तो तीसरा हमारा सही है, लॉजिक भी बोलता है। और वैसे भी देखिए एक नया आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भी फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है ना, फ्यूचर टेक्नोलॉजी मतलब भविष्य का तकनीक। अब देखिए जीन टेक्निक जो है, जीन टेक्नोलॉजी वो फ्यूचर का टेक्निक है, इसका बहुत सारा यूज हो सकता है। तो ये बताइए, आप बता सकते हो क्या कि इसका यही यूज होगा? नहीं बता सकते ना। इसको मैंने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि भैया सभी मानव रोग जीन से रिलेटेड नहीं, इसलिए रिजेक्ट किया। लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बहुत सारा पॉजिटिव होगा। जैसे हम बोले कि ड्रोन का क्या क्या यूज है, तो आप बता सकते हो क्या कि ड्रोन का सिर्फ इतना ही यूज है? नहीं ना, हो सकता है कि आपको वो नहीं पता हो। बात समझ में आया? तो जो भी फ्यूचर का टेक्नोलॉजी होता है, बायोटेक है, नैनोटेक है, रोबोटिक्स है, उसके बाद स्टेम सेल थेरेपी है, जितने भी फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, तो वो सब जीपीएस है ना, या सेटेलाइट सिस्टम है, इसका मल्टीपल यूज हो सकता है, बहुत सारा यूज हो सकता है। ठीक है, तो सही बात है, हम लोग जानवर इसे डेवलप कर सकते हैं। कौन सा सही है दोस्तों? तो मेरा दूसरा गलत है, क्योंकि सभी बीमारी जीन से रिलेटेड मेरा नहीं है, तो 1 और 3 होगा। बात समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, आप देख रहे हो ना कि मैं ज्ञान तो अप्लाई कर ही रहा हूँ, लॉजिक और ट्रिक्स नॉलेज सब अप्लाई करो, आपको सब अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आसानी से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। प्रीलिम्स निकालना कोई भारी बात थोड़ी ना है, और लोग निकाल ही रहे हैं ना, सिलेक्शन हो रहा है ना, ऑफिसर बन रहे हैं ना, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। तो आपको क्या है कि आपको बस गाइडेंस की जो कमी थी, जो गैप था गाइडेंस में, वही मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको नॉलेज तो आपके पास है ही, आप पढ़िए, ज्ञान अर्जन की मतलब गेन कीजिए, और फिर मैं जो ट्रिक्स और नॉलेज जो आपको लॉजिक दे रहा हूँ वो अप्लाई कीजिए, आप आसानी से ही प्रीलिम्स निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल टू विटनेस द 14 बोल रहा है, ये कितना है 19 कॉमनवेल्थ गेम इन इंडिया। बोल रहा है कोई अगर विदेशी आदमी भारत में कॉमनवेल्थ गेम देखने आता है, तो इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के प्रिपेक्ष में हम उसको क्या बोलेंगे? क्या वो भारत का एक्सपोर्ट होगा? क्या वो भारत का इंपोर्ट होगा? क्या वो भारत का प्रोडक्शन होगा? क्या वो भारत का कंजम्पशन होगा? ठीक है, क्या वो निर्यात होगा? क्या वो आयात था? क्या उत्पादन था? क्या उपभोग था? कोई आदमी, विदेशी आदमी भारत आया, ठीक है, देखने के लिए, राष्ट्रमंडल के लिए, तो जो भी आदमी भारत आ रहा है, इसका मतलब भारत उसको कुछ दे रहा होगा, है ना। भारत कोई आदमी क्या देखने आएगा? पर्यटन देखे आया होगा, पर्यटन देखा होगा, मूवी का टिकट खरीदा होगा, और भी चीज़ खरीदा होगा। इसका मतलब भारत जो है दोस्तों, उसको क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है ना। वो आदमी आएगा इंडिया में, क्या लेके आएगा? डॉलर लेके। तो बाहर से जब चीज़ भी डॉलर आता है, कब डॉलर आएगा? जब हम कुछ चीज़ दूसरे को बेचेंगे, है ना। जैसे आपके पास कोई, आप चाइनीज़ हो, ठीक है, या कोई भी हो देश का, आप इंडिया में आ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या लेके आओगे? डॉलर लेके आओगे, लेकिन आप उसको चेंज करोगे, क्योंकि इंडिया में डॉलर तो चलता नहीं, रुपया चलेगा। तो आप डॉलर दोगे बैंकों को, भारत के बैंक को, और वो आपको बगले में रुपया देंगे। तो भारत ने क्या किया? डॉलर गेन किया। और हम कब, कोई चीज़ हमें कब मिलता है? जब हम किसी चीज़ को कुछ बेचते हैं, तो हम उसको क्या क्या बेच रहे हैं? उस डॉलर, जो रुपया होगा, जो उसको डॉलर के बदले मिला होगा, उसे क्या क्या करेगा? वो पर्यटन घूमेगा, वो टूरिस्ट प्लेस देखेगा, वो मूवी का टिकट खरीदेगा, खाना पीना खाएगा। तो हम उसको वो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको वो चीज़ बेच रहे हैं, हम वो चीज़ को निर्यात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारा एक्सपोर्ट होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल। इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि हम तो उससे कुछ खरीद नहीं रहे हैं। प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ प्रोड्यूस किया ही नहीं। और कंजम्पशन भी नहीं होगा। कंजम्पशन मतलब उपभोग। उपभोग क्या होता है? यहाँ के लोगों के द्वारा जो चीज़, जैसे देखो इकोनॉमी हम लोग जीडीपी निकालते हैं ना, जीडीपी का मतलब क्या होता है? C+I+G+X-M। ये मैंने जब इकोनॉमी का लेक्चर पढ़ाया था तब बताया था। C मतलब कंजम्पशन, ठीक है, I मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, G मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा, ठीक है, कंजम्पशन मतलब उपभोग, ठीक है, और X मतलब क्या? एक्सपोर्ट, और M मतलब क्या? इंपोर्ट।
तो जब जीडीपी आप निकाल रहे हो कंजम्पशन मेथड से तो सी निकालते हैं प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी दोस्तों क्या होता है, कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या होगा, जो भी भारत के अंदर में आदमी हैं वो कितना चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, भारत का सिटीजन, भारत का रेसिडेंट, उसको बोलते हैं कंजम्पशन। समझ में आया, भारत का बाउंड्री में जो रह रहे हैं। ये जो आदमी आया है भैया वो बाहर से ना आया है, इंडिया में थोड़ी ना वो रहता था, कोई विदेशी है, ठीक है। अगर वो भारत में ही बिजनेस कर रहा है तब तो उसको कंजम्पशन में होगा, जो भी वो चावल दाल सब्जी खरीद रहा है। लेकिन वो इंडिया में बिजनेस थोड़ी ना कर रहा है, वो तो बाहर से आया ना। तो बाहर से आप उसको बेच रहे हो ना सामान, बाहर से आया आप उसको सामान बेच रहे हो, फिर वो चला जाएगा तो आप उसको एक्सपोर्ट किए ना सामान, आप उसको निर्यात किए तो हमारे एक्सपोर्ट में आएगा ना। बात समझ में आया, कंजम्पशन में नहीं आएगा। कंजम्पशन में तब आएगा जब वो आदमी भारत के अंदर में रह के बिजनेस करता है, वहीं पे रहता है, यहीं पे जॉब करता है, जो भी करता है। तो जो भी वो कंज्यूम करेगा वो भारत के बाउंड्री के अंदर कंज्यूम कर रहा है और वो भारत में ही रह रहा है ना, भारत में बिजनेस कर रहा है, तभी उसको हम लोग कंजम्पशन में काउंट करेंगे। ये विदेशी भैया आया और चल जाएगा तो एक्सपोर्ट किए हो ना आप, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 7। तो 6 का जो आंसर होगा वो निर्यात था भारत का, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। बोल रहा है माइक्रोबियल फ्यूल सेल आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। अब देखिए माइक्रोबियल फ्यूल सेल कैसा चीज़ है, फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है या भविष्य का तकनीक है ना। तो इसका बहुत सारा यूज होगा फ्यूचर टेक्नोलॉजी का, है ना। तो क्यों जो है ये एक सस्टेनेबल सोर्स है, क्यों जो है वो कैसा सोर्स है, ऊर्जा का धारणीय सोर्स है, क्यों। तो सूक्ष्म जीव, नाम ही है सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म जीव के द्वारा आप ईंधन एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते होगे। तो ऐसा सेल माने क्या होता है, बैटरी। तो ऐसा बैटरी जिसमें आप माइक्रोब का यूज करके ईंधन जनरेट करते होगे, ऊर्जा जनरेट करते होगे, उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल। सिंपल है, जो नाम है वही तो उसका काम करेगा। जैसे मैं बोलूँ भैया कि जीडीपी, जीडीपी का आपको फुल फॉर्म पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस मतलब होता है टोटल और डोमेस्टिक मतलब होता है बाउंड्री के अंदर घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब कोई चीज़ उत्पाद करना। तो इसका अगर हम नाम से निकालें तो हमको यही मान सकते हैं ना भैया ये किसी भी देश के बाउंड्री के अंदर जो भी सामान प्रोड्यूस करता होगा या कोई भी सर्विस प्रोड्यूस करता होगा उसका ग्रॉस या टोटल वैल्यू होगा। तो वही जो नाम रहेगा वही ना। ऐसे शक्तिमान, शक्तिमान को देखते थे तो शक्तिमान क्या होता था, उसके पास खूब सारा शक्ति था तभी शक्तिमान हुआ। स्पाइडरमैन मतलब वो मकड़ी ऐसा होगा तो स्पाइडरमैन हो गया, है ना। आयरन मैन मतलब आयरन उसके बॉडी से निकलता था तो आयरन मैन हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या होगा कि जो भी भाई ऐसा फ्यूल सेल होगा, सेल माने बैटरी, तो ऐसा भी बैटरी होगा जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते होंगे। सिंपल सा बात है। तो उसका पहला क्या बोला, दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट। तो सही बात है, बिजली उत्पादन करता होगा, माइक्रोब्स का यूज, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करता होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो माइक्रोब्स होता है, तो सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स होता है। पहला क्या है, सही होगा। ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा है अगला कि दे यूज ए वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक्स, ठीक है, मटेरियल्स एज सबस्ट्रेट। इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक, इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक। तो ये बोले विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है माइक्रोब, माइक्रोब मतलब जो जीवित चीज़ यूज करेगा, अजैविक थोड़ी नहीं यूज करेगा। आप उसको प्लास्टिक दे दोगे तो खा लेगा, वो नहीं खाएगा ना भैया, उसको जैविक चीज़ चाहिए। माइक्रोब्स है ना, तो उसको गोबर दे दो तो गोबर जैविक है, कोई उसको ऑर्गेनिक वेस्ट दे दो, फल वल का टुकड़ा दे दो तो उससे वो एनर्जी जनरेट कर देगा। आप उसको दे दोगे प्लास्टिक को खाएगा, नहीं खाएगा। तो अजैव माने क्या होता है, जिसमें जीवन ही नहीं होता है। तो जैसे प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, या तांबा हो गया, या कोई मेटल हो गया, कुछ भी इस टाइप का, तो वो खाएगा क्या, नहीं खाएगा। उसको दे दोगे लक्ष्मीकांत का किताब, खा लेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक है वो। कि लक्ष्मीकांत का किताब किस चीज़ से बना है, तो भैया पेड़ से बना है। तो पेड़ क्या है, ऑर्गेनिक। तो वो जैव पदार्थ को नहीं कर सकता है प्रयुक्त। बात समझ में आया। मैं बोलूँगा मेढक मछली को कि वो जीवन, मछली जो है मैं एक कथन दे रहा हूँ कि मछली जो के जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, वो पानी का प्रयोग पानी में रहता है। दूसरा को दे रहा हूँ कि मछली को हम जो है हवा में भी रख सकते हैं। भैया कहाँ से मछली हवा में रहेगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा गलत होगा। तीसरा है दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लींज वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में उसको यूज़ करते होंगे, बिजली प्रोड्यूस करते होंगे, और वही तो उसका नाम है सूक्ष्म जीव ईंधन सेल, है ना। तो ये हमारा सही होगा। तो दूसरा गलत है, लॉजिक बोलता है। तीसरा मेरा ऑटोमेटिकली सही है, ठीक है। तीसरा मेरा क्या है दोस्तों, सही। तो हमारा जो आंसर होगा 1 और 3। बात समझ में आया, करेक्ट पूछा है हमारे से, बात समझ में आया, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, 1 और 3। अगला देखते हैं प्रश्न के 8
बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस के बारे में मैंने आपको बताया है, नहीं भी बताया फिर भी आप बना लोगे समझ के। वित्तीय उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब क्या होता है, उत्प्रेरणा देना मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। अब से पहला देखिए वित्तीय है, फिजिकल है, फिजिकल मतलब क्या होता है सरकार, तो जहाँ जहाँ सरकार है उसको हम लोग सही कर सकते हैं। अब देखिए चारों कतर में सरकार है, सरकार है, सरकार है, सरकार है, ठीक है। और फिजिकल चीज़ किससे रिलेटेड होता है, फिजिकल पॉलिसी बताइए, सरकार के टैक्स से रिलेटेड होता है ना, टैक्स सरकार जो खर्चा करते है उससे रिलेटेड होता है। तो ये क्या है कि जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी होता है तो सरकार उसको बढ़ावा देने के लिए अपना जो है खर्चा बढ़ाता है और टैक्स को कम कर देता है ताकि लोग को पास ज़्यादा पैसा बचे और लोग मांग ज़्यादा करें। और जब भी लोग मांग ज़्यादा करेंगे दोस्तों तो जो मंदी था सिचुएशन, तो मंदी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। और फिजिकल मैंने सरकार कर रहा है इसीलिए। तो इट इज़ ए गवर्नमेंट अफर्मेटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी मंदी था उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए कदम है, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ है, बात समझ में, उसको फिजिकल स्टिमुलस बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था और इसको हमने मुरनाल सर का PDF में आपको पढ़ाया भी है, उसका मैंने लेक्चर भी बनाया है, 25 से 27 लेक्चर के आसपास है, उसको आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। समझ में आ रहा है ना। इकोनॉमिक्स अगर कंप्लीट करना है तो मुरनाल सर के PDF से बेटर कुछ नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, बात समझ में आया। उसको मैंने बहुत सरल भाषा में आपको पढ़ाया है, आप उसको देखिए, आपका इकोनॉमिक्स के 80 to 90% क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, ये गारंटी है। तो आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वही प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन आएगा। आपको अगड़म बगड़म फालतू चीज़ मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ना तो मैं खुद पढ़ता था, ना भी पढ़ता हूँ, ना आपको कभी पढ़ाऊंगा। मैं वही पढ़ाऊंगा जो आप पढ़ेंगे और उस जिससे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चे कितने आप लोग मेहनत कर रहे हो और कब से मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे ये जानकारी है। और जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं तो हम लोग को स्ट्रगल करते जब सिलेक्शन नहीं होता है तो आंखों से आंसू आ जाती है। तो मैं वो दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ। मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हूँ कि मोटा मोटा आपका पैसा लेके जो है आपको कुछ भी अगड़म बगड़म फालतू चीज़ पढ़ा दूंगा। आप वही पढ़ाऊंगा मैं आपको जो आपके काम का है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, जिस सिलेक्शन के बदले आप अपने माँ बाप के आंखों में एक खुशी दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज़ बीन ए काउज ऑफ कंसर्न। बोल रहा अंटार्कटिका में जो हम लोग का ओजोन होल बना वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्या इसका कारण हो सकता है, ठीक है। तो बोला अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, यह छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है। तो आपको पता है ये इंडिया अगर ग्लोब है तो हमारा इधर क्या है दोस्तों, आर्कटिक, इधर क्या है अंटार्कटिक। तो बोल रहा है अंटार्कटिका में ओजोन होल बन रहा है। ओजोन होल आपको पता है क्या होता है, आपको पता है कि जो पूरा समताप मंडल होता है जो दोस्तों, समताप मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो उसमें क्या होता है, ओजोन का एक परत होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, जो सूर्य के पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज होता है उससे हम लोग को बचाता है, ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है कि ओजोन होल में छेद हो गया, ओजोन होल में पतला हो गया। ऐसा नहीं है कि छेदा हो गया, छेदा नहीं बोलते हैं, ओजोन होल का कुछ मोटाई होता है, ओजोन मतलब लेयर का, वही लेयर जब पतला हो जाता है, परत पतला हो जाता है तो हम लोग बोल देते हैं कि ओजोन होल में छेद हो गया, ओजोन में छेद हो गया, उसे ओजोन होल बोला जाता है। ऐसा नहीं कि छेदा हो गया, पतला हो गया लेयर, बात समझ में आए। बोला अंटार्कटिका में क्यों है, तो इसलिए अंटार्कटिका में है दोस्तों क्योंकि अंटार्कटिका में एक बादल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, समतापीय मंडल का बादल। तो ये बादल क्या करता है कि आपको पता है कि ओजोन छेद कब होता है, जब उसको क्लोरीन मिलता है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। तो जब उसको क्लोरीन तोड़ देता है तब ओजोन जो है O2 और O में टूट जाता है। मतलब जो पहले ओजोन था O3 के फॉर्म में, वो ऑक्सीजन और एक सिंगल सा एटम ऑक्सीजन का मिल गया, तो ओजोन को देखिए ओजोन क्या हो गया, टूट गया। इसी को बोलते हैं ओजोन का कमी होना और इसी को नाम जाना जाता है ओजोन होल से। तो इसको तोड़ता कौन है दोस्तों, क्लोरीन। और क्लोरीन किससे निकलता है, जिसमें भी क्लोरीन का एटम होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से या और भी DO से निकलता है, वो जब ऊपर जाता है तो समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में एक क्लाउड होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ये क्लाउड के ऊपर जो क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन का जो कण होता है, वो जमा हो जाता है। मतलब वो वहाँ से निकलने नहीं देता है, मतलब जो ये क्लाउड होता है उसको चारों तरफ से जकड़ देता है, और जब भी जकड़ देता है तो क्लोरीन भाग नहीं पाता है। अब जब भी ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही भाई, स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में तो ऑक्सीजन है ही, सॉरी ओजोन है ही। तो ओजोन को, और जब क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है तो ओजोन जो है टूट जाता है ऑक्सीजन और O में, बात समझ में आए। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एक माध्यम का काम करता है जिसमें क्लोरीन एटम जाके जुड़ जाता है, और वो जब जुड़ता है फिर ऑक्सीजन को तोड़ के, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ओजोन को तोड़ के फिर जो है ओजोन को डिप्लीट कर देता है, इसी को हम लोग ओजोन होल से जाना जाता है। तो ये क्या है दोस्तों,
ओजोन होल क्यों अंटार्कटिका में जाता है? इसलिए जाता है कि वहाँ पे पोलर फ्रंट और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है और वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आके जम जाता है। तो ये हमारा कारण है, इसीलिए अंटार्कटिका में जो है दोस्तों आपका ओजोन होल ज़्यादा होता है, आर्कटिक में कम होता है, क्योंकि आर्कटिक में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 10। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिस तरह कपड़ा को लंबाई को मीटर में नापते हैं, किसी आदमी का वेट को केजी में नापते हैं, उसी तरह ओजोन का जो मोटाई होता है ओजोन लेयर का, उसको हम लोग नापते हैं डॉप्सन यूनिट में। डॉप्सन यूनिट में नापते हैं और होता है 100 सेंटीमीटर लेंथ मोटाई अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डॉप्सन यूनिट। बस आपको याद रखना है। तो डॉप्सन यूनिट में हम लोग ओजोन का मोटाई नापते हैं और 1 डॉप्सन यूनिट बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। मतलब 100 सेंटीमीटर अगर ओजोन का परत का मोटाई होगा तो हम लोग बोलेंगे उसका जो है 1 डॉप्सन यूनिट है ओजोन। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस विच द गवर्नमेंट कैन टेक। बोल रहे सरकार क्या कदम उठाएगी? डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, घरेलू मुद्रा को वो डिवैल्यू करेगी। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, एडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआई। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए सरकार इनमें से क्या कदम उठाएगी? हिंदी में पढ़िए इसको। निम्नलिखित कार्यवाही पर विचार करिए जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। कब? जब वो चालू खाता से के घाटे को घटाने में हो। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करेगी। क्या वो निर्यात में मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करेगी? क्या उन उपयुक्त नीतियों को लागू करेगी जिससे देश में अधिक एफडीआई आए और एफआईआई से अधिक निधि आए? तो दोस्तों मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाया है, ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अकाउंट जो चालू खाता होता है दोस्तों वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि मृणाल सर का इकोनॉमी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप अटेंड कीजिए, आपको देखिए कितना मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है चालू खाता। तो चालू खाता जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें दो चीज़ होता है। एक होता है गुड्स जिसको बोलते हैं विजिबल दृश्य, और दूसरा होता है इनविजिबल जिसको बोलते हैं सर्विस, इनकम और ट्रांसफ़र। ये सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये बताइए, अब मैंने ये भी बताया था कि जब कोई भी देश, चाइना का एग्जांपल देकर बताया था चीन का, कि जब कोई देश अपना घरेलू मुद्रा को अवमूल्यन करेगा तो वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, वो अपना क्या बढ़ाएगा? निर्यात। आज निर्यात बढ़ाएगा तो उसको डॉलर मिलेगा, और डॉलर मिलेगा तो हमारा जो करंट अकाउंट है, सामान बेचेगा तो उसको जो पैसा मिलेगा तो करंट अकाउंट हमारा जो घाटा है वो कम होगा। ठीक है, इसलिए चाइना का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, चालू खाता का जो घाटा है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि चाइना अपना करेंसी को बहुत कम कर देता है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है और उसको पैसा मिलता है। तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो पहला हमारा सही है डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी को घटाना। दोस्तों एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर घटाएगा मतलब हम लोग उसको प्रॉफिट नहीं देंगे एक्सपोर्ट करने में, तो वो एक्सपोर्ट करेगा क्या? वो निर्यात करेगा? नहीं करेगा। एक तरफ हम बोल रहे हैं भैया डिवैल्यू करेंगे करेंसी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दूसरी तरफ बोल रहे हैं एक्सपोर्ट घटाओ, तो कैसे होगा? एक्सपोर्ट घटाएंगे तो हमको ज़्यादा डॉलर तो मिलेगा नहीं, डॉलर नहीं मिलेगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो चालू खाता घाटा है वो जस का तस रहेगा और घाटा बढ़ेगा। तो दूसरा नहीं होगा दोस्त, दूसरा नहीं होगा, पहला होगा। तो हमारा आंसर मिल गया 1 और 3। तीसरा है एडॉप्टिंग सूटेबल पॉलिसी। बोल रहा है एफडीआई और एफआईआई के लिए आप पॉलिसी लेकर आओ। तो आपको पता है एफडीआई और एफआईआई होता है दोस्तों, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट तो हो गया, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में हमने बताया था पूंजी खाते में होता है बैंकिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और लोन, और ट्रिक भी बताया था BIL से आप याद कर लो, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और लोन। तो इन्वेस्टमेंट में ही हम लोग होता है एक एफडीआई होता है डायरेक्ट निवेश, और एक होता है एफआईआई इनडायरेक्ट निवेश। ठीक है, तो निवेश जो पार्ट है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो वाकई में इसका जो आंसर होना चाहिए, और वो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग है। तो बोल रहा है इसमें चालू खाता से रिलेटेड। देखिए चालू खाता से रिलेटेड तो हम चालू खाते के बारे में सोचेंगे ना, हम कैपिटल अकाउंट के बारे में क्यों सोचेंगे? लेकिन ऐसा कोई भी जो है ऑप्शन नहीं है जिसमें सिर्फ एक दिया हुआ है। इसमें एक दिया हुआ है, दो तो गलत होगा, तो 2 गलत होगा तो हमारे पास 2 का स्टेटमेंट बचा है। और पहला तो सही है क्योंकि हमने देख लिया कि हम लोग जब घरेलू मुद्रा को कम करते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता जो घाटा होगा वो कम होगा। सिंपल। पहले लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमी के लेक्चर जब करवाया था तो बताया था, ज़रूर देखें उस लेक्चर को। ठीक है, अब इसमें है कि जो देखिए इसमें बोल रहा है कि चालू खाता, तो लेकिन जो ये लोन जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट जो निवेश होता है दोस्तों, ठीक है, जो एफडीआई और एफआई होता है वो तो कैपिटल का पार्ट है, तो होना चाहिए इसका आंसर सिर्फ 1 ओनली, 3 नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग को जो एक्यूरेट जो मिल रहा है उसके बाद 1 ओनली तो है नहीं, लेकिन 1 तो होगा, तो हमारा जो आंसर हम मानेंगे सही वो 1 और 3 होगा। लेकिन अगर यूपीएससी सिर्फ सिर्फ एक देता तो हम उसी को मारते। बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है 10 क्वेश्चन तक किए हैं। अब इसका एक पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक करेंगे। दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कैसा लग रहा है? क्या आपने इस तरह का डिस्कशन दोस्तों कहीं भी अटेंड किया था, ठीक है, कि इस तरह से बनाया जाता है? सिर्फ मेरा मकसद आपको आंसर बताना नहीं है, मुझे ये भी बताना है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, हम लोग आसानी से प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे। इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा सिस्टमेटिक तरीक़ा से कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना तो EPFO में ना UPSC के प्रीलिम्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।